बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन पर इसलिए दबाव डाल रही है कि फ़ॉरेन फंडिंग के केस से किसी तरह जान छुड़ाई जाए? क्या 8 साल पहले के केस को 2 साल पहले के केस के फैसले के साथ नत्थी करना एक सही जवाब है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएगी? और ये जो सारा मामला है फ़ॉरेन फंडिंग केस का, फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी के बाद इसमें दोबारा से जान पड़ गई है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी कि PDM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ANP जो इत्तेहादी हुकूमत है वो मुतालबा कर रही है इलेक्शन कमीशन से कि जल्द अज जल्द इसका फ़ैसला सुनाया जाए। ख़बर ये आ रही है कि अगस्त के पहले हफ्ते में ममनुआ फंडिंग का फ़ैसला कर देगी इलेक्शन कमीशन। उस फैसले के हवाले से पहले एक फ़िज़ा नज़र आती है, क्या इमरान खान साहब उस फैसले को मानेंगे या नहीं, पार्लियामान में वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और जो 11 नशिस्तें खाली हुई हैं जिनके इस्तीफ़े मंजूर हुए हैं उसके बाद बाई इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी या नहीं जाएगी। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं पाकिस्तान की सियासत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ैसलों से जुड़े हैं। नैब की तरामीम हैं, इंतखाबी इस्लाहात का मामला है, अगले इंतखाबात होने हैं, कब होने हैं, बहुत सारे अहम सियासी फ़ैसले हैं। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़ाहिर है पंजाब में भी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो एक बहुत अहम स्टेक होल्डर हैं। तो अगर वो बातचीत के लिए राज़ी नहीं होते तो ये मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? क्या इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात तय पा गए हैं, उनके ताल्लुकात बहाल हो गए हैं जैसा कि शेख रशीद साहब दावा कर रहे हैं? और फिर पंजाब में परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला और जो माजी के वज़ीर आला थे वसीम अकरम प्लस, अब तरजीहात में क्या तब्दीली आएगी? ये निज़ाम कैसे चलेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपस में भी टूट फूट का शिकार थी, तो क्या एक इत्तेहादी हुकूमत में किसी किस्म के मसाइल अगर हुए तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? और ख़ान साहब जिस तरह की जारहाना सियासत करते हैं उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं और माशरे में तकसीम का बायस बन रहे हैं, उनकी वजह से इदारे मुतनाज़ हो रहे हैं। इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है और इसका क्या जवाब है? ये तमाम बातें हम पूछेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा साबिक़ वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में, और उसके बाद आखिर में हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में इस वक्त जो एक बड़े इलाके में सैलाब है, कई सूबे उससे मुतासर हैं, लाखों लोग उससे मुतासर हैं, और हम देख रहे थे कि सियासी जमातें, हुक्मरान, अपोजिशन की जमातें, तमाम लोग सियासी रस्साकशी में हमें मसरूफ़ नज़र आए और लोगों को एक तरह से नज़रअंदाज किया गया। तो ये सिलसिला आखिर क्यों है? और ये जो सैलाब से मुतासरीन हैं, इतने लोगों की जानें चली गई हैं, वहाँ पे ये सियासतदानों की नाकामी की वजह से कितना नुकसान हो रहा है और इनसे जवाब कौन मांगेगा? तो चलते हैं जी पहले हिस्से की तरफ। थैंक यू वेरी मच शफ़क़त महमूद साहब हमें वक्त देने के लिए। शफ़क़त साहब, जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो मरकज़ में हुकूमत है उसकी सारी तवज्जो आपके ममनुआ फंडिंग के केस पर है, और एक इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि आप लोग यानी कि PTI परेशान है और आप इलेक्शन कमीशन पे जो दबाव डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि इस केस का फ़ैसला ना आए। और अभी फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी ने दोबारा से इस सारे मसले को बड़ा उभार दिया है। तो क्या रिस्पॉन्स है आपका फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी पे और ये जो इल्ज़ाम आप पे मरकज़ी हुकूमत लगाती है? पहली तो बात यह है कि कोई प्रोहिबिटेड फंडिंग जो है वो तहरीक इंसाफ को नहीं आई। दूसरी जो फाइनेंशियल टाइम की स्टोरी है उसमें उन्होंने वो एक्टिविटीज़ बताई हैं जो आरिफ नकवी ने की हैं। हमें तो उससे गर्ज नहीं है कि वो पहले क्या करता रहा है। हमें तो ये था कि वो एक पाकिस्तानी है और एक कंसर्न पाकिस्तानी था और है, और उसने अपने कोई फंड्स कलेक्ट करके तहरीक इंसाफ को बैंकिंग चैनल से भेजे। अब उन्होंने कैसे किए, उसने चैरिटी की, उसने कोई क्रिकेट मैच कराया, उसने कोई और कैसा तरीका किया, वो जो है उसका ऑब्वियसली ना हमें इल्म था, और ये अभी पता चला है कि ये है। क्योंकि देखें पॉलिटिक्स में अब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, कई लोग आते हैं वो कहते हैं जी हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, कोई डोनेशन देना चाहता है, कुछ है, तो क्या मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने ये आपके पास जो पैसे आए हैं ये कहाँ से आए हैं, कौन है? मतलब कि ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। सो एक तो इशू ये है कि ये 100% क्या कहते हैं, कतला लीगल। कलामी के लिए माजरत, लेकिन आपको क्या पूछना नहीं चाहिए जिस तरह के हालात हैं, जो हमारी एक ब्लैक इकॉनमी है, बहुत सारी ऐसा पैसा है जो कि इलीगल मीन से कमाया जाता है, तो जाहिर है आप कंसर्न तो होंगे, आपके दिल में ये वहम तो होगा कि देखिए
आप एक जनरल रेपुटेशन पे जाते हैं, अगर किसी की रेपुटेशन ऐसी है कि जो खतरनाक है तो ठीक है, आप नहीं लेते। लेकिन वैसे तो पॉलिटिकल फंड रेजिंग तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जिसने वाइड स्प्रेड पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। हमारे पास कुछ 40,000 लोगों के नाम हैं जिन्होंने हमें कंट्रीब्यूट किया है। तो बाकी तो पार्टी जो है उनके पास तो कुछ है ही, उन्होंने तो कभी डिक्लेयर ही नहीं किया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सबके जो इक्वली ट्रीट करे और बाकियों के भी करे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हमें हमें इसके बारे में कोई दो राय नहीं है कि ये ना प्रोहिबिटेड फंडिंग थी ना कोई इलीगल लेकिन अभी जो था। शेख तीसरी बात ये अबू है, धाबी के शेख निहान का जो तीसरी जिक्र बात है, एक, एक, इस एक पे बात जरा जी जी। एक बात छोटी सी कर लूँ, उसके बाद आप सवाल कर लीजिएगा। वो ये कि प्रोहिबिटेड फंडिंग के बारे में जो कानून है वो ये कहता है कि अगर वो साबित भी हो जाए, जो कि हमारे केस में तो नहीं होगी, तो उसकी सज़ा या कह लें या उसका सिर्फ ये है कि वो कन्फिस्केट कर ली जाती है। और उसमें तो मुझे नहीं पता कि किस बात पे ये सारी जो जमातें हैं ये एक्साइट हो रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं इस पे आती हूँ क्योंकि इस पे जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, ही हैज़ हिज ओन व्यू। वो कहते हैं जी कि आपसे पार्टी सिंबल वापस लिया जा सकता है, तहलील भी हो सकती है जमात। लेकिन पहले अगर हम ये जो फंडिंग वाला मामला है, इसमें शेख निहान जो अबू धाबी की रॉयल फैमिली का हिस्सा हैं, ही वाज फॉर्मर मिनिस्टर देयर एज वेल, उनका भी नाम आया फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी में। तो यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग कहते हैं कि दिस इज़ अ न्यू थिंग और ये फॉरेन इंटरफेरेंस का केस बनता है। देखिए, मैं फिर आपसे वही बात करूंगा, मुझे समझ नहीं आती कि ये इतनी मुश्किल क्यों है अंडरस्टैंड करनी, कि एक पाकिस्तान का एमिनेंट शहरी है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है। उस वक्त उसके ऊपर कोई केस वेस नहीं था, कुछ नहीं था, और वो आपके कराची इलेक्ट्रिक का मालिक है, और वो आपके पार्टी को कंट्रीब्यूट करता है, लीगल मीन से करता है। अब हम उनको कहें कि अच्छा जी, आप हमें अपनी सारा जो कच्चा चट्टा है वो दिखाएं, आप अपनी जो सारी जो बैलेंस शीट है वो दिखाएं। आप कैसे, आपके पास ना मीन्स, अब असल पॉलिटिकल पार्टी के पास क्या मीन्स हैं कि हम जाके तो तहकीकात करें। और एक एमिनेंट शहरी है जो उसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंपनीज का मालिक है, वो पाकिस्तान में कंपनी चला रहा है, तो कैसे उसकी तो शेख नहान साहब ने अगर कोई दिया है तो उन्होंने दिया है उसको अपना आरिफ नकवी को। हमने तो आरिफ नकवी ने हमें दिया है। अच्छा, जो जो इसमें अकबर एस बाबर साहब जो आपकी पार्टी के बानी मेंबर थे, बानी रुकन थे, वो कहते हैं जी कि मेरा 73 ख्याल है बानी नहीं था, वो क्लेम करता है बानी था। अच्छा, ही वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर, आप कह रहे हैं? आई डोंट थिंक सो, लेटर जॉइंड लेटर ऑन। ओके। तो अब जो उनके क्लेम्स हैं, एक तरह से ये इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको तक़वियत मिलती है, तो वो तो पार्टी के अंदर का एक बंदा है जो ये सारी बातें कर रहा है, और ही शेयर्ड डिटेल्स काफ़ी लंबी चौड़ी। तो उस पे आपका क्या व्यू है? और अब ये फैसला महफूज हुआ है, आप लोगों ने कोई 30 बार स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश पीटीआई ने की है, आपने 6 बार इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया है, तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स तो नज़र आती हैं अपेरेंटली। देखिए, पहली तो बात यह है कि 2011 में अकबर बाबर को पार्टी से निकाल दिया गया था, तो उसके बाद वो पार्टी का मेंबर नहीं था। सो अब 11 से 11 साल हो गए हैं, उसको क्या पता कि पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, या कोई अगर फंड रेजिंग हुई है नहीं हुई। अंदर अंदर का बंदा वो कैसे, मुझे नहीं समझ आती वो अंदर का बंदा, मैंने तो कभी शक्ल भी नहीं देखी उसकी, और मुझे भी 11 साल हो गए हैं तहरीक इंसाफ में। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि और जहाँ तक ये ताल्लुक है कि जी आपने चैलेंज किया, जो भी लीगल मीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं इंसाफ हासिल करने के लिए, और जो भी लीगल मीन्स हैं हमारे पास कि ये जो पीटीआई को सिंगल आउट ना किया जाए, बल्कि सारी जमातें जो हैं उन सब का उनकी फंडिंग जो हिस्ट्री है और बाकी स्क्रूटनाइज की जाए, तो इसमें कौन सी ऐसी लेकिन आपके नाजायज केस को बात। 8 साल हो गए ना, आपने जो दरखास्तें दी वो 2 साल और 8 साल वालों को क्लब करना, यू थिंक के मुजायका कोई नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पे क्या उस पर प्रेशराइज करना ठीक बात है? मेरा ख्याल है कि अखलाकी तौर पे सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबके अकाउंट्स जो हैं वो पब्लिक के सामने आने चाहिए और सबका होना चाहिए। ये तो नहीं कि एक पार्टी को आप सिंगल आउट करके कर लें।
और दूसरी बात यह है कि मसला हम मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली के, हम हर साल अपने जमा कराते हैं क्या कहते हैं असासे, और वो कहें जी अच्छा 2 को तो हम पकड़ लेते हैं, बाकियों का इसको चेक करते हैं, बाकियों का हम चेक ही नहीं करेंगे, तो ये तो बहुत ही अजीब बात हो। लेकिन आपके अपनी जमात के अंदर का बंदा गया था ना, कोई आपसे, आपको बाहर से तो किसी ने नहीं केस किया आप पे? जैसे मैंने कहा 11 साल से तो मैंने शक्ल नहीं देखी उसकी, तो जमात का इतना था पहले, पता नहीं कोई ऐसी थी जो वो चैलेंज कर रहा है गालिबन वो 11 के बाद की ट्रांजैक्शन है, अच्छा। और वो 11 से पहले की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो जब वो पार्टी में नहीं था उसको अंदर का बंदा कैसे हो गया? तो बाहर का बंदा था। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीटीआई के, इमरान खान साहब के, वो सिर्फ इस वजह से हैं कि वो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाना चाहते हैं? देखें, फॉरेन फंडिंग केस का मैंने आपको पहले कहा कि क्या मैक्सिमम सजा आपको पता है क्या है फॉरेन फंडिंग केस में? मैक्सिमम सजा ये है कि पैसा जो है कन्फिस्केट की। ये बात नहीं है। हमने जो एक सीरीज ऑफ चीज़ें लिस्ट आउट की हैं जहाँ पे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमीशन है उसकी प्रेजुडिस और बायस नज़र आती है, तो उसमें जब एक बेशुमार चीज़ें शफ़क़त साहब, हैं। माज़रत, एक तरफ आप कहते हैं कि कोई ऐसा प्रोहिबिटेड फंडिंग वाला मामला नहीं है, मतलब आप कहते हैं कि क्लीन हैंड्स हैं बिल्कुल। बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि डिलेइंग टैक्टिस भी नहीं है। तीसरी तरफ आप ये कहते हैं, ये आप जितना भी प्रेशर है वो सिर्फ इस वजह से है कि बाकी जमातों के साथ पीटीआई का फैसला हो। जब आप क्लीन हैंड्स हैं, जब तो आपका पहले क्यों ना हो जाए फैसला? नहीं, केस आप पे इसलिए पहले हुआ था। हमारे हैंड्स हमारे बिल्कुल क्लीन हैं, और जो भी हमने डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं, जो भी हमने किया वो कानून और कायदे के मुताबिक है। ओके। और ये जो दूसरी पार्टीज के लीडर हैं, ये अगर आपने यही कहना है तो ये तो अरबों रुपए लूट के खा गए, और डिलेइंग टैक्टिक्स ऐसे हैं कि 15-15 साल से इनके केसों के फैसले नहीं हुए। तो वो तो हमारे निज़ाम की खराबियां भी हैं, वो भी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा हक है कि हम ये कहें कि हमारे भी काउंट्स पब्लिक करें और इनके पब्लिक करें और इनके बारे में बताएं। और हमने तो 40,000 लोगों की लिस्ट जमा आप कराई है, ज़्यादा ये बेहतर बताएं ना जी। पोजीशन में नहीं होंगे जब आप कहते हैं हमने कुछ किया नहीं, गलत साबित हो जाएगा कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर आप ज़्यादा उस पर मॉरल स्टैंडिंग ज़्यादा मजबूत हो जाएगी ना, कि हमने तो कुछ नहीं किया, अब इनका हिसाब करें। देखिए मोहतरमा, ये हमने फैसला करना है कि हमारी मॉरल स्टैंडिंग जो है वो किस चीज़ से आगे बढ़ती है। हम समझते हैं कि हमारा मॉरल स्टैंड है, और ये कोई ऐसी चीज़ हम नहीं कह रहे जो अनहोनी है। सब पॉलिटिकल पार्टीज को एक ही तरह से ट्रीट करना चाहिए। ओके, जो इलेक्शन कमिश्नर हैं अभी, उन इस इलेक्शन कमीशन के तहत नए इंतखाबात की बात अगर होती है, जिसके बारे में आप लोग ये दावा करते हैं कि अब इंतखाबात की तरफ बात चल निकली है, तो कबूल होंगे आपको, या आप लोग नहीं राज़ी इन इलेक्शन कमिश्नर के नीचे इलेक्शंस के लिए? जी, चीफ इलेक्शन कमीशनर के बारे में पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, बार बार किया है, और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने भी किया है, सब ने किया है। और हमारा मौक़िफ़ ऑब्वियसली क्लियर है कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे के होते हुए जो हमारे इंतखाबात हैं, वो उनका वो तासुर नहीं उभरेगा जो कि उभरना चाहिए, क्योंकि जिस मोड़ पे पाकिस्तान इस वक्त खड़ा है और जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, उसमें एक गैर मुतनाज़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ताकि कौम की जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट हो जिसको आवाम का मैंडेट है, और जो ऐसा मैंडेट है जिसको कोई चैलेंज नहीं करता। सही। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया परवेज़ इलाही साहब और हमज़ा शहबाज साहब के मामले पे, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने या पार्टी सरबराह ने अपने लिए भी मुश्किलात पैदा कर ली हैं? कल आपके लोग अगर आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वोट करेंगे तो आपके पास चाराजोई नहीं रहेगी। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि ये बड़ा ही एक रेयर इंस्टेंस है, या एक वाक़या है कि जहाँ पे जो पार्टी का प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ सारी की सारी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसके खिलाफ हो गई, और क्योंकि कानून पार्लियामेंट्री पार्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, 63A जो है उसके अंदर बिल्कुल ही क्लियर है कि पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शन देगी। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर इमरान खान साहब इत्तेफाक से
वो तो हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर भी हैं नेशनल असेंबली में, लेकिन अगर वो पंजाब असेंबली के पार्लियामेंट्री लीडर को कहते हैं कि आप लोग एक इस्तीफ़ा दें, तो पार्लियामेंट्री पार्टी फॉलो करेगी। लेकिन प्रोसीजर ये होगा कि पार्लियामेंट्री पार्टी खुद इसके ऊपर एक मीटिंग करके और बाकायदा एक फैसला करेगी, और उसमें एक ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस होगा। लेकिन इस केस में तो चौधरी शुजात की बात पार्लियामानी पार्टी मानने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन वो पार्टी हेड तो है ना, फिर हाँ, लेकिन पार्टी हेड की हैसियत क्या रहेगी इस फैसले के बाद? पार्टी हेड की हैसियत ये है कि एक तो उसकी मॉरल अथॉरिटी है कि पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी उसकी बात माने, और जो कि नहीं मान रही इस केस में। और दूसरी उसकी अथॉरिटी ये है कि जो नाअहल करार देना है लोगों को, वो पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड जो है वो सो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, दो स्टेप्स हैं। एक स्टेप है पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शन पे वोटिंग या ना वोटिंग करना, और दूसरा स्टेप ये है कि जो वोट नहीं करता पार्लियामेंट्री पार्टी के मुताबिक, और पार्लियामेंट्री पार्टी रेफर करती है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उसको पार्टी से और उसका मेंबरशिप के को ख़त्म करने तो के लिए फिर चीफ जो आपके इलेक्शन 25 कमिश्नर लोग को। आपके डी सीट हुए, फिर उनका डी सीट होना भी तो जाहिर है वो इसके साथ तो कॉन्ट्रडिक्ट करता है बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी के जो लीडर थे उन्होंने इंडिविजुअली सबको इन्फॉर्म किया था, वो पार्लियामेंट्री पार्टी का फैसला था। ठीक हो गया। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक तासुर ये भी है कि एक 10 जमाती जो हुकूमत अभी बनी है, 10 रुकनी एक पार्टी, उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजॉरिटी को अपने आगे लगा लिया है पंजाब में। ये सूरत हाल कितने अरसे तक कितनी बेहतर चल सकती है, कुछ इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाते हुए हम जो बात कर रहे थे, आप क्योंकि अफसरशाही का भी एक ज़माने में हिस्सा रहे हैं, कैसे ये तय होगा कि किसी मातहत इदारे के सरबराह ने, किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के हेड ने कानून के दायरे से हट के बात की, अगर हुकूमत वक्त उसको कोई हिदायत देती है, तो आपको लगता है कि चीफ सेक्रेटरी को या आईजी को आपकी जमात के मुख्तलिफ रहनुमाओं से जो धमकियाँ मिली वो आर दे जस्टिफाइड? देखें, पहली तो बात है कि मैं सरकारी मुलाजम था, किसी अफसरशाही का हिस्सा नहीं था। नहीं, मैं दूसरी बात ये ब्यूरोक्रेसी की बात कर रही थी। हाँ, तो बहरहाल दूसरी बात ये है कि देखें, जिसने कानून के दायरे में रह के कोई अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, उसके बारे में हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर कोई फ़राइज़ की जो कानून और कायदे के से बाहर होके करता है, मिसाल के तौर पे जिस तरह आपने वीडियो देखी होंगी, कोई पिस्तौल निकाल के बैठा है, कुछ कर रहा है, जिस तरह मारपीट की गई, जिस तरीके से लोगों, मिसाल मेरे घर में बगैर वारंट के घुस गए, मेरे भाई के घर में बगैर वारंट के घुस गए, तो ये गैर कानूनी एक्टिविटीज़ हैं। कानूनी एक्टिविटी तो ठीक है, जो अख्तियारात गवर्नमेंट के हैं और अफसर्स के हैं, और उनको अगर गवर्नमेंट कहती है कि जी आपने ये अख्तियारात इस्तेमाल करने हैं, तो वो अख्तियारात कानून और कायदे के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करें, तो किसी को क्या एतराज़ है। ये उसके बारे में तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई, और मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ बताऊं कि बड़ी देर पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक न्यूरमबर्ग ट्रायल हुआ था, जिसमें जो नाज़ी पार्टी के लीडर्स थे उनका ट्रायल हुआ था, और न्यूरमबर्ग में एक प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हुआ था जो कि सारी जो लीगल फ्रेमवर्क्स हैं उनको गवर्न करता है। वो ये है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है उसको वो इलीगल ऑर्डर्स को फॉलो उसको नहीं करना चाहिए। ये इसलिए हुआ था कि हिटलर के जो मताहत थे उन्होंने सब ने एक तरफा एक स्टैंड लिया था कि जी हमें तो हुक्म आया था, तो उसमें एक प्रिंसिपल तय हुआ था कि हुक्म जो है वो कानूनी हुक्म आप मान सकते हैं, इलीगल और गैर कानूनी हुक्म आपको मानने के मजाज नहीं है। सही। तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोग अब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे जिन्होंने ये पिछले कुछ अरसे में पीटीआई के खिलाफ गैर कानूनी काम किए? कोई गैर कानूनी
और कोई इस ऐसा काम किया है जो कि कानून और कायदे से बाहर है, तो उसके खिलाफ ज़रूर तादीबी कार्रवाई मुख्तलिफ़ किस्म की होगी। लेकिन इसको हम बड़े गौर व फ़िक्र से करेंगे, कोई ये नहीं है कि कोई बग़ैर किसी गौर के और फ़िक्र के होगा। ये बड़े केयरफुली डिलिबरेशन के बाद होगा। बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं, इंक्लूडिंग शेख रशीद साहब, जो आपके बड़े अहम इत्तेहादी थे जब आपकी हुकूमत थी, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं, कि इस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो फ़ैसला आया उसके बाद हमने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि आपको जो सपोर्ट हासिल थी मुक़्तदरा की वो भी मौजूद है। तो हो गए बहाल आपके ताल्लुकात? क्योंकि खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि मैंने नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ। देखिए, मुझे जिस चीज़ का इल्म नहीं है उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। शेख रशीद हमारी जमात का हिस्सा नहीं है, उनकी अपनी जमात है और उनकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन क्योंकि मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन वन वे और दी अदर नहीं है, इसलिए मैं तो इस पे कमेंट नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब ने अपनी पार्टी को ये कह दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं करनी। इस बारे में तो आपको इल्म होगा। देखिए, बात यह है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट, अगर उससे मुराद ये है कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कभी बात नहीं की। कुछ इंडिविजुअल्स के से शिकायत हो सकती है, लेकिन आर्मी के खिलाफ कभी बात नहीं की। आप पे ये भी इल्ज़ाम लग रहा है एक, कि आप लोगों ने जुडिशरी को तकसीम कर दिया है, आप लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मैटर्स में, और खान साहब क्योंकि इन बातों को ऑन रिकॉर्ड अब मान चुके हैं कि एजेंसियों को फ़ोन करके हम वोटिंग कराते थे, तो इसको कैसे देखते हैं आप एक पॉलिटिकल लीडर की हैसियत से? देखिए, इसमें पहली तो बात है कि हमने कुछ नहीं किया और ये बिल्कुल नाजायज़ और बेलग बात है कि हमने किसी को तकसीम किया है या हमने कुछ किया है। सो ये तो बिल्कुल ही लग और बेबुनियाद बात है। लेकिन दूसरा मैं आपको बताऊं कि मुझे समझ नहीं आती कि ये तकसीम वाली बात जो है उस पर क्यों इतना ज़्यादा ज़ोर है, क्योंकि अगर आप अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट को देखें तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एक वाज़ेह तकसीम है सो कॉल्ड लिबरल्स में और कंजर्वेटिव्स में। और जितने फैसले वहाँ पे अभी आए हैं रिसेंटली, ख़ास तौर पे अबॉर्शन के बारे में और बाकी, उन फैसलों में आपको वो तकसीम उसी तरह की नज़र आई जिस तरह के लोगों ने प्रेडिक्ट किया। इसका मतलब अगर जजेस एक दूसरे से डिसएग्री करें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोर्ट की फंक्शनिंग ख़त्म हो गई। यूनानिमिटी तो बहुत कम होता है कि सारे फैसले यूनानिमस हों। लोग अपना नोट्स लिखते लेकिन हैं, अगर किसी डिसेंट फैसले करते से एक जमात की हुकूमत ख़त्म हो जाए और दूसरी जमात की हुकूमत आ जाए तो उन फैसलों पे ज़ाहिर है ये उस तरह से सादिक नहीं आएगी अमेरिका की मिसाल। हैं। अमेरिका की मिसाल आपको मैंने अभी जो मिसाल दी है, जो एक फैसला था अमेरिका का, अब यह थोड़ी टेक्निकल बात हो जाती है कि रो वर्सेस वेड, वो रो वर्सेस वेड को 50 साल से कायम था, जिसके ज़रिए एक खातून जो है जिसके साथ तशद्दुद हो या जिसके साथ ज़्यादती हो और वो अगर अपना अबॉर्शन कराना चाहती है तो उसकी एक इजाज़त थी, उसको ख़त्म कर किया। दिया गया जी, आई नो दैट। और जब उसको ख़त्म किया तो वो 6-3 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली उसका वर्डिक्ट था और उसने एक हिला के रख दिया है अमेरिका को। ऐसे ही तो इसलिए ये कहना कि और हमजा शहबाज की जो हुकूमत का जाना जो है, कोई वो पहले ही 17 जून को जब अवाम ने फैसला दिया है तो उनको चाहिए था कि उस वक्त ही रिजाइन कर देते। तो बेशर्मी है ना कि स्टिक कर रहे हैं। ऊपर वाले भी बेशर्मी से बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके कोई ना पंजाब उनके पास, ना केपी, ना जीपी, ना एजेके, ना सिंध, ना बलूचिस्तान, भाई किस बात की हुकूमत कर रहे हैं? उनके पास पार्लियामेंट में नंबर पूरा है शफकत साहब। चले ये पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने के दरपे हैं तो लगे रहे। अच्छा, जो एक और बात अब आपकी जमात से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, वो नैब की तरमीम को आपने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स से जो रिमार्क्स को मैं अखज़ नहीं कर रही हूँ, जो रिमार्क्स हैं उनके, उसमें ये नज़र आया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कह रहे थे कि जहाँ ये तरमीम पास हुई आपको वहाँ होना चाहिए था, आपको वहाँ एतराज़ करने चाहिए थे, और इन पर कवानीन पर बहस पार्लियामेंट के अंदर होती है, अदालतों में आके नहीं होती। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? आपके 11 लोगों के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए गए हैं, हो सकता है आप सबके इस्तीफ़े मंजूर हो जाएं। अगर सबके हो जाते हैं उस सूरत में आपका क्या रिएक्शन होगा, और जिन 11 के हुए हैं उस पर आपका क्या रिएक्शन? पहली तो बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो या किसी भी अदालत की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो सार आंखों पर
लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होती। बाइंडिंग तो जजमेंट के होती है ना, जो कि ऑपरेटिव पार्ट है उसका। जहां तक रह गया मामला ये कि जी अब हमारा मौकफ तो बड़ा क्लियर है। हमारा मौकफ ये है कि हमने सब ने मिलकर इस्तीफा दिया, पब्लिकली डिक्लेयर किया। हमारे डिप्टी स्पीकर ने वो सारे इस्तीफे कबूल किए, कबूल करके इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी। इन्होंने आके वो सारा कुछ रिवर्स किया और अब ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ना कि जी आप बाई इलेक्शन कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मुल्क के साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उसका मुझे अफसोस है। अगर बाई इलेक्शन होता है इन 11 नशिस्तों पे, तो आपको लगता है कि क्योंकि कुछ सोच विचार के बाद नशिस्तें मार्क की गई हैं और पीडीएम को बिलखुसूस और इत्तेहादी पूरी, मतलब पीपल्स पार्टी ज़ाहिर पीडीएम का हिस्सा नहीं है, एनपी हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, उनको बड़ा यकीन है कि इन नशिस्तों पे अगर बाई इलेक्शन होता है तो नंबर गेम उनके हक में जाएगी। बहरहाल ये स्पेकुलेशन है और अभी तक हमने ये फैसला नहीं किया कि हमने इलेक्शन लड़ना है या लड़ना। लेकिन जैसे आपने पंजाब के 17 जून के इलेक्शन देखे, आपने देखा कि 17 जुलाई सॉरी, आपने देखा कि कितना ज़्यादा आवाम का जोश व खरोश है तहरीक इंसाफ के लिए। तो अगर हम इसको लड़ेंगे तो ये तो हार जाएंगे सारे। लेकिन अभी ये फैसला पार्टी करेगी कि लड़ना है नहीं लड़ना ये। लेकिन हम तो कोर्ट जो है उसको ये देखना चाहिए कि हम तो रिजाइन कर चुके हैं। अच्छा, आप लोग अब इस बात पे नहीं हैं कि आप लोग पार्लियामेंट में वापस आ रहे हैं? नहीं, ये एक तयशुदा बात है। फिर आप कहाँ पे रिफॉर्म्स पे बात करेंगे? अगर इलेक्शन होना है, अगर इस साल नहीं भी होता, अक्टूबर के बाद होता है, अक्टूबर से पहले होता है या अक्टूबर में होता है, तो फिर ये गुफ्तगू कहाँ होगी? अगर खान साहब, क्योंकि ये तो जो पार्लियामान में ये गुफ्तगू अगली पार्लियामेंट में होगी। अगली पार्लियामेंट कैसे बनेगी? क्योंकि ये तो अपोजिशन जमात और हुकूमती जमात में आपस में बात होती है, जो पार्लियामेंट के रूल्स हैं उसके मुताबिक मैं बात करी। फिर राजा रियाज साहब तय करेंगे? नहीं, मैं जैसे राजा रियाज साहब जाने और उनका काम जाने। वो एक जाली ऑपोजिशन लीडर है और ये सारा जाली निज़ाम चलता रहे जितनी देर तक जाली तरीके से चला सकते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि ये खुद से छोड़ जाएं? आप लोग कोई ऐसा इकदाम नहीं कर रहे, ना पार्लियामेंट में वापस आएंगे, ना अदम एतमाद की बात होगी, ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कोई मूव होगी, कुछ नहीं है? नहीं, देखें, हम मुस्तकबिल में क्या करते हैं इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। पार्टी ने फैसला करना है। लेकिन हम तो कहते हैं कि इलेक्शन हो तो मुल्क की बेहतरी इलेक्शन में है। शफकत साहब, जो एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप वफाकी वज़ीर थे तालीम के और आप बहुत ज़्यादा मकबूल हैं पाकिस्तान की यूथ में। ख़ान साहब ने उस दिन कहा कि जो ज़मीर फ़रोशी है वो शिर्क के मुतरादिफ़ है, और उसके ऊपर एक बड़ी बहस सोशल मीडिया पे चल रही है। और ख़ान साहब का ये हवाला मजहबी हवालों से ज़ाहिर दुरुस्त नहीं है, लेकिन वो इस तरह की गुफ्तगू क्यों करते हैं पॉलिटिक्स में? आपको लगता है कि इस तरह के फतवे और इस तरह की लाइन खींचना इस माशरे की तकसीम को गहरा कर देगी, या ये माशरा मज़ीद इन्हतात इसमें आ जाएगा हर तरह से? नहीं, ये गलत बात है। खान साहब अखलाकियात की बात करते हैं और अखलाकियात के पस मंज़र जो है वो हमारा दीन है और उसकी तशरीह के लिए अखलाकियात की बात करते हैं, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अखलाकियात की बात करने से मुआशरा तकसीम तो नहीं होता। वो तो मुआशरे को आप एक पॉलिटिकल लीडर जो है ना, ये बाकी तो चोर उचक्के हैं ना जिन्होंने सिर्फ लूट मार करनी है। लेकिन लीडर का एक काम ये भी है कि वो कौम की तरबियत करे, कौम को लेकिन ये तो बड़ी मिसलीडिंग बात है ना कि आपसे कब्र में सवाल हो जाएगा, आपसे अल्लाह पूछेगा। मतलब अल्लाह ने हमारे लिए हुकूकुल इबाद की कोई बात की, इमरान खान साहब के लिए तो अल्लाह ने कुछ नहीं कहा। देखें, बात यह है कि जो उन्होंने कहा है वो कुरान और हदीस के दायरे में कहा है, उससे हटके तो नहीं कहा। सर, शिर्क तो होता है अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक करना। ज़मीर फरोशी बुरी बात है। अब ये तो आप फैसला करके बैठ गई हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि आप लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी और इस तरह की चीज़ों पे वापस बैठेंगे खान साहब, बेशक पार्लियामेंट से बाहर? अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। ओके, अभी गुफ्तगू नहीं होगी कहीं किसी के साथ भी हुकूमत में? हाँ, इलेक्शन के सिलसिले में हो सकती है कि इलेक्शन उनके डेट मुकर्रर कर दी जाए और उस सिलसिले में जो भी इक़दामात करने हैं इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए, उसके बारे में गुफ्तगू हो सकती है।
थैंक यू वेरी मच शफकत महमूद साहब हमसे बात करने के लिए जी, बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे जी। यहाँ पर वक्त हो जाता है एक और ब्रेक का, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। और इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल है, जिस तरह के विजुअल्स हम देख रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वो बहुत परेशान कौन है। आज हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान का दौरा भी किया है। सबसे ज़्यादा तबाही बलूचिस्तान में हुई है, लेकिन पाकिस्तान के दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर भी सैलाब की तबाहकारियाँ इसी तरह से जारी हैं। बहुत सारे इलाकों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे कोई इमदादी कार्रवाइयाँ उस तरह से नहीं हो पा रही, और वहाँ पे जो लोग हैं ना सिर्फ ये कि वो महसूर हैं, बल्कि वहाँ पर खाने की किल्लत है, वहाँ पर अद्वियात की किल्लत है, और जो वहाँ पे इमदादी सरगर्मियाँ होनी चाहिए, जो ज़रूरियात हैं, वो वहाँ पर नहीं पहुँच रही। अगर हम नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA के फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो 7 सूबों में 357 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं जी। ज़्यादातर बलूचिस्तान में 106 हलाकतें हुई हैं, 400 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं। अगर हम DG खान की बात करें, डेरा गाजी खान, तो वहाँ पर भी बहुत तबाही मचाई है। तो वहाँ से वहाँ के सीनियर सहाफ़ी याकूब बुज़दार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। याकूब साहब से पूछते हैं कि क्या वहाँ पे हालात हैं और किस तरह की इमदादी सरगर्मियाँ देख रहे हैं वहाँ पे, और ज़रूरियात वहाँ पे क्या है। याकूब साहब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम है जी। डेरा गाजी खान की सूरत हाल का कुछ बताइएगा, और वहाँ पे क्या इमदादी सरगर्मियाँ हो रही हैं, क्या ज़रूरियात हैं, देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। एक तो आपने अपना कीमती प्रोग्राम में हमें लिया, अपना कीमती वक्त दिया जी। अर्ज यह है कि डेरा गाजी खान में इस वक्त इंतहाई बदतर सूरत हाल है सैलाब के हवाले से। डेरा गाजी खान डिवीजन इस वक्त इंतहाई सैलाब की जद में है। डेरा गाजी खान वहोबा से लेकर रुझान तक यहाँ पर तकरीबन 150-200 किलोमीटर नदी के करीब जो इलाके पड़ते हैं, कोई सुलेमान से जो नदी नाले निकलते हैं, जो इस वक्त यहाँ पर सैलाब की तबाही का सबब बने हैं मैदानी इलाकों में आकर। यहाँ पर इस वक्त हजारों की तादाद में जो मकानात हैं वो जो है वो सैलाब की जद में है। सैकड़ों की तादाद में मकानात गिर चुके हैं। हजारों की तादाद में जो माल मवेशी हैं, जो एक जरिया है बहुत से ज़राअत के बाद यहाँ के लोगों का, वो इस वक्त जो है वो सैलाब में बह चुके हैं। और मजबूरी तौर के ऊपर इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो वो जाबाग भी हो चुके हैं सैलाब की जद में आकर। हजारों एकड़ जो जमीन है सरकारी, जो DC डेरा गाजी खान में, डेरा गाजी खान का मैं आपको बता रहा हूँ 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख एकड़ से ज्यादा जो है वो यहाँ पर जमीन जो है इफेक्ट हुई है। चावल की फसल, कपास की फसल तो यहाँ पर मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हुई है, इस सैलाबी रेले में बह गई है। याकूब बुज़दार साहब बहुत शुक्रिया, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जी। जब ज़मीनी इंतखाब होने वाला था तो जाहिर है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ और बड़े बड़े जलसे हमने देखे, और वहाँ पे तमाम लीडरशिप, तमाम सियासी जमातों की हमें फील्ड में नज़र आई। लेकिन सियासत के लिए आप फील्ड में पहुँच सकते हैं, तो खिदमत के लिए आप फील्ड में क्यों नहीं पहुँचते? क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा थ्रेट है, जारी बात है जी। लेकिन आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।